फिर से आप सबका एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, आज की जो क्लास वो क्लास 10th साइंस का जो पार्ट 1 था उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और आज के बारे में हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। और भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान में देखिए आप लोगों से 10th में भौतिक विज्ञान जो है 25 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लोग अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप लोग देख लेते हैं तो 10th साइंस में भौतिक विज्ञान में ये मान लीजिए आपके स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में 25 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगली वीडियो जो थी उस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की थी। और जल्दी से जाइए, वो जो मैंने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने कराई थी ना, उसमें स्टूडेंट्स आपके 25 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो मेरी डिस्क्रिप्शन को जल्दी से जाइए नीचे चेक करिए, उसमें मैंने उस वीडियो को डाल दिया। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक, तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ क्लास 10th भौतिक विज्ञान पर आधारित रहेगी। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, और आगे बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान में जो आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है, बहुविकल्पी जो प्रश्न वो स्टूडेंट्स 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान में जो बहुविकल्पी प्रश्न वो 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, तो भौतिक विज्ञान में जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से आप लोगों को तीनों का आंसर देना है और एक जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो एक जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का हो जाएगा। तो ये देखिए 12 नंबर ये हो गए और 7 नंबर ये हो गए, तो 12 7 19 हो गए। ठीक है, फिर आपसे एक 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा बोर्ड में। 6 नंबर का प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाएगा, सिर्फ हम भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप भौतिक विज्ञान में देखिए एक प्रश्न 6 नंबर का पूछ लिया जाएगा और अगर आप इसका अगर आप लोग आंसर दे लेते हैं तो आपके स्टूडेंट्स 25 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। और जो मेरी जो अगली वीडियो थी, जिस वीडियो में मैंने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की थी, अगर आप लोग मेरी वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके देखिए उस वो बायोलॉजी क्लास 10th में 25 नंबर की पूछ ली जाती है। और फिजिक्स जो है फिजिक्स कितने, फिजिक्स भी 25 नंबर की पूछ ली जाती है। ठीक है, तो 25 नंबर की पूछ ली जाती है। तो आज की इस क्लास में आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर 50 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने उस एक वीडियो पहले से ही बना रखी, जिन छात्रों ने नहीं देखी होगी तो वो छात्र जल्दी से जाकर के देख लें उस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें, 10th भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें, क्लास 10th भौतिक विज्ञान के बारे में बात करें, तो आपसे देखिए भौतिक विज्ञान में 7 बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लाएंगे, सारे के सारे पूरे के पूरे चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर हल करवाएंगे, जिनको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जो सारे के सारे पेपरों में फंसेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है, और स्क्रीन पर देखिए आ गया मेरा पहला प्रश्न। तो आप लोग क्या करिए, जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरा जो पहला जो प्रश्न है इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मेरा देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि जो एक गतिमान है, गतिमान मतलब जो गति कर रहा है। ठीक है, समझ में, एक गतिमान आवेशित कण है, एक जो गतिमान आवेशित कण है, ठीक है, वो क्या उत्पन्न करता है। तो अब हमें यहाँ पर समझाना है कि जो एक गतिमान जो आवेशित कण है, एक गतिमान आवेशित कण जो है वो क्या उत्पन्न करता है। तो इसके हमें यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपको छांटना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। नंबर ए ऑप्शन दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र, नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है, केवल विद्युत क्षेत्र, और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है, नंबर डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कि देखिए कि जब कोई एक कण जो होता है, मान लीजिए हम आपको समझाते हैं कि कोई एक गतिमान आवेशित कण है, तो वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इस बात को याद कर लीजिए, बिल्कुल, है ना, कि जो एक गतिमान आवेशित कण जो है वो उत्पन्न करता है तो वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसको हमें समझाना पड़ेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अब नंबर ए ऑप्शन देखिए दिया है, नंबर ए ऑप्शन देखिए क्या दिया, नंबर ए ऑप्शन दिया 25 सेंटीमीटर, और नंबर बी ऑप्शन दिया है
50 सेंटीमीटर। नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है 50 सेंटीमीटर। और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है 100 सेंटीमीटर। और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया है अनंत। अब यहाँ पर देखिए हमको राइट आंसर छांटना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि हमेशा स्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी अगर पूछी जाए, ठीक है, तो उसका हमेशा राइट आंसर 25 सेंटीमीटर ही लगाएंगे। हमेशा 25 सेंटीमीटर को ही सही करेंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहीं से ही आपको 7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु जो होता है वो कितना होता है। अब जब भी यहाँ पर अगर सामान्य स्वस्थ आंख की अगर बात करी जाए तो उसमें देखिए राइट आंसर किसको लगाएंगे, उसमें हमेशा राइट आंसर अनंत, तो अनंत को ही सही करेंगे, ठीक है। तो अनंत को यहाँ पर सही कर लीजिएगा और इतने इतने सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। अब हम स्क्रीन पर लाते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 को लाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न को जरूर लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि दो माध्यमों के, इस प्रश्न को जरूर नोट कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर देखिए कह रहा है कि यदि नोट करते चलिए साथ ही साथ में, ठीक है। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट्स यदि दो माध्यम है, ठीक है, दो माध्यम है और दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर क्या होता है कि जो एक प्रकाश की जो किरण है वो कैसी आपतित होती है, तो एक प्रकाश की किरण जो है वो लंबवत आपतित होती है। तो यहाँ पर समझाना है कि जैसे ही वो आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण कितना होगा, तो उसका, इसको हमेशा याद रखेंगे, उसका अपवर्तन कोण हमेशा शून्य ही रहेगा, ठीक है। तो उसका अपवर्तन कोण हमेशा शून्य ही रहेगा। नंबर ए को सही कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि जो एक उत्तल दर्पण है, प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ लीजिए। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है। तो एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमें उसका क्या बताना है, तो हमें उसकी वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या को बताना है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो इस प्रश्न को यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी लिखते चलिए क्योंकि सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या करें, एक कॉपी जो है एक कॉपी में लिख लीजिए सारे के सारे प्रश्नों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद बने रहे सारे के सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न आप लोग भूलें ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई हमको, तो हमको यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमको किस में चाल दी गई है, ये हमको निर्वात में चाल दी गई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन देखिए हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। सिर्फ स्टूडेंट्स आपको यहीं से ही 7 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 7 के 7 प्रश्न आपको सिर्फ जितने हम आज की इस क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराएंगे ना, सिर्फ वहीं से ही आपको 7 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे क्योंकि भौतिक विज्ञान में जो बहुविकल्पी प्रश्न वो 7 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया है, ठीक है, ये देख लीजिए। 7 नंबर का पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न, 12 नंबर का पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए और आगे बात कर लेते हैं। अब इसके देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन क्या दिया है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया है 3.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, है ना। समझ गए स्टूडेंट्स। आप देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इसका नंबर सी ऑप्शन के देखिए क्या दिया है कि 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। और नंबर डी ऑप्शन क्या दिया 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपका सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते प्रश्न नंबर 7 को देख लेते जो काफी इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न नंबर 7 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक जो होता है वो अधिकतम होता है, किस रंग के लिए अधिकतम होता है यहाँ पर पूछा गया है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया है लाल रंग के लिए भी अधिकतम होता है, नंबर बी ऑप्शन दिया है बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, और नंबर सी ऑप्शन दिया है पीले रंग के लिए अधिकतम होता है, नंबर डी ऑप्शन दिया है हरे रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो कांच का जो अपवर्तनांक है वो किस रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, तो कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमेशा याद रखेंगे बैंगनी रंग के लिए ही अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कांच का जो अपवर्तनांक है वो हमेशा बैंगनी रंग के लिए सही होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, अब हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है कि जो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है वो हमें यहाँ पर समझाना है। अब यहाँ पर देखिए नंबर ए ऑप्शन क्या दिया गया है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और नंबर बी ऑप्शन क्या दिया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर 5, और नंबर सी ऑप्शन दिया गया है 3.6 इंटू 10 की पावर 4। तो ये देखिए 3.6 इंटू 10 की पावर 6, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जूल की संख्या पूछी गई तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही पूछा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। अब ये मान लीजिए ये प्रश्न तो हर स्टूडेंट को आता है। ठीक है, ये प्रश्न तो मान लीजिए हर स्टूडेंट को आता है, ये प्रश्न कोई नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में, जो आपके पेपर में कितने अंक का पूछ लिया जाता है, जो आपके पेपर में 12 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे, सिर्फ आपको देखिए 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में भौतिक विज्ञान में, जिसमें से आपको देखिए तीनों का उत्तर आपको सही तरीके से लिखना है, तभी आपको वहाँ पर देखिए 12 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ बहुविकल्प, अब यहाँ पर हम कुछ लघु उत्तरी प्रश्न ला रहे हैं, जिन उन प्रश्नों को आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे लघु उत्तरी प्रश्न ला रहे हैं, आपको यहीं से ही सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अब देखिए पेपर देने जाएंगे तो आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे भौतिक विज्ञान में लघु उत्तरी में, आपको यहीं से ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल दिया गया, इस न्यूमेरिकल को आप लोगों को सॉल्व करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर दे रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो वायु में प्रकाश की चाल है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप लोगों को सॉल्व करके जाना है, ये 100% पूछा रहेगा। ठीक है, गारंटी है मेरी। अब देखिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5 है। इस प्रश्न को आप लोगों को स्टूडेंट्स जरूर सॉल्व करके जाना है, तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा। अब फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ से आपके लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी हमने न्यूमेरिकल से उठाया है, जो कि न्यूमेरिकल है, क्योंकि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः कितने हैं, तो 4/3 है और 3/2 हैं। तो यहाँ पर हमको समझाना है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अब ये देखिए प्रश्न है जो हमसे न्यूमेरिकल टाइप में पूछा जाएगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल के हिसाब से हमको इसका आंसर बताना है और बढ़िया तरीके से लिखना है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टाइम में लिखना है, ताकि थोड़ा अगर आप लोग थोड़ा छोटा लिखेंगे तो एग्जामिनर का थोड़ा कम नंबर दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए जितना हो थोड़ा पेज बढ़ा करके लिख दें इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 और ये जो प्रश्न है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4, ये तो 100% ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये वाला जो प्रश्न है इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये हर साल पूछा जाता है प्रश्न। तो पहले हम प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण कितना है, तो वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण है 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमको समझाना है कि उस द्रव का क्रांतिक कोण ज्ञात करना, तो उस द्रव का हमें क्रांतिक कोण ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करके जाना है। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है ये प्रश्न आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पहले प्रश्न देखिए क्या करें। प्रश्न यह करें कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? अब यहाँ पर समझाना है कि यह किन कारणों से होता है, यह किन कारणों से होता है, और इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। हमें यहाँ पर किरण आरेख द्वारा समझाना है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 को आप लोगों को जरूर तैयार करके जाना, और जो प्रश्न नंबर 5 है इसको भी जरूर तैयार करके जाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 को भी जरूर तैयार करके जाना। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या करें कि जो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को लिखते भी चलिए, है ना। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यहाँ पर समझिए मेरी बात को। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर इस दोष के क्या कारण है, इस दोष के क्या कारण है, और इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। किरण आरेख के द्वारा समझाना है, तो इसको भी आप लोगों को समझाना पड़ेगा, किरण आरेख के द्वारा समझाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर हम डालेंगे कि निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण, क्या क्या दोष हैं, तो उसके हम दोष लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो हेडिंग डालेंगे निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस, उसका नाम लिख देंगे और एक किरण आरेख द्वारा समझा देंगे। बस आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए कि जो एक विद्युत बल्ब पर, ये तो एक विद्युत बल्ब पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर देखिए एक विद्युत बल्ब पर लिखा है 250 से 250 वोल्ट, और देखिए 250 है ना, तो इतना लिखा है एक बल्ब पर। अब लिखा है तो देखिए वोल्ट वाट है ना। अब देखिए इसे 250 वाट के मेंस से जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, और बल्ब के प्रतिरोध को भी गणना करो। तो चलिए इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जो ओम का नियम क्या है। यहाँ पर समझाना है कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर करना है। अब यहाँ पर देखिए समझ लीजिए इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं, अब आप लोगों से पेपर में कितना, एक प्रश्न जो है वो लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा। एक प्रश्न जो है लॉन्ग टाइम में पूछा जाएगा, और वो भी 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी इतनी वीडियो अगर देख लिए ना, तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स आपके देखिए 12 नंबर कंप्लीट हो गए, और 12 7 19 नंबर कंप्लीट हो गए। और ये जो अब आप जो ये प्रश्न जो देख लेंगे, जो कि 6 नंबर के प्रश्न हम ला रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 6 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये वाला जो प्रश्न है, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो 19 7 सीधे आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए नंबर ए, आप देखिए ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले दिया है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। अब यहाँ पर हमको समझाना है कि इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि को स्पष्ट करना है, तो हमें इसके सिद्धांत और कार्य विधि को भी स्पष्ट करना है, ठीक है। ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न 1 हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो नामांकित आरेख, प्रश्न नंबर 2 को पढ़िए कि नामांकित आरेख खींचकर, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि को स्पष्ट कर देना है। अब जैसे ही आप लोग स्पष्ट कर देंगे, आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएंगे। अब स्क्रीन पर लाते हैं 2 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये देखिए 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत बताना है, और हमें उसको स्पष्ट करना है। कहने का मतलब है कि दिष्ट धारा सिद्धांत, देखिए कि दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत स्पष्ट करना है, तथा इसकी संरचना व कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन करना है। हमें उसका चित्र भी बनाना है और उसका सचित्र भी वर्णन करना है। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है,
प्रयोग द्वारा इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स, आप जो ये क्लास है आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।